बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये न्यू की चैप्टर है, ये जिसका देखिए एमआईएल इलेक्टिव हिंदी है, यानी हिंदी 4, जिसका भी हिंदी 4 है, ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास जो असामिस मीडियम के है, जो भी असामिस मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यू की। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए डायरेक्ट जाते हैं, और जो भी इनर क्वेश्चन होगा, अंदर से जो भी क्वेश्चन आते हैं, लेखक का परिचय खास कर लिया जाए तो मैं पढ़ाऊँगा। आप एक काम करें, पेन कॉपी और बुक लेकर बैठे। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको जैसा वैसा बात माने। पेन भी ले ले, कॉपी भी ले ले, बुक भी ले ले और पेंसिल भी ले ले। बहुत ज़रूरी होने वाला है। बिल्कुल आप स्कूल में जिस तरह पढ़ाई करते हैं उसी माहौल में पढ़िएगा, उसी तरह माहौल बनाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, राम ब्रिज बेनीपुरी जी नींव की ईंट में बहुत बड़ी इन्होंने जो ये लेखन की है नींव का ईंट, इसमें समाज के प्रति जो भावनाएं हैं उसको बहुत सुंदर से उजागर किया है उन्होंने। उजागर करना मतलब दिखाना, ठीक है। तो कवि की परिचय बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। हालांकि जो वीडियो बनेगा ये एक पार्ट में ख़त्म नहीं होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक जरूर मिलेगा। ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपकी कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी हो, कुछ भी क्वायरी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जितना हो सके वो सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करते रहता हूँ। यशवी ललित, यहाँ से शुरू करते हैं हम। यशवी ललित निबंधकार राम ब्रिज बेनीपुरी जी आधुनिक हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों में अन्यतम है। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें, इनको बहुत ही अत्यधिक अन्यतम माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यहाँ पे शब्द का मतलब क्या है? देखिए, शब्द का मतलब को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप तक शब्द का मतलब नहीं समझते हैं तब तक आप क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कह क्या रहा है, वहाँ पे राइटर ऑथर्स क्या बोलना चाहता है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब प्रतिभा होता है ना, कला होनी चाहिए। जिस तरह कोई डांस जानता है, इसके साथ गाना भी जानता है, बजाना भी जानता है, पेंट भी कर सकता है और खाना बनाना भी जानता है, ये उसकी कला है। इसी तरह इनके अंदर भी कलाएं भरपूर भरी हुई थी। इसी को कहा जाता है प्रतिभा। प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, मतलब बहुत सारे उनके अंदर कला थी। आपने गद्य लेखन, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने पत्रकार के तौर पे भी काम किया। आप लोगों ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा देखते हैं, वहाँ पे पोपटलाल पत्रकार की काम करता है, लेखन का काम न्यूज़पेपर में। स्वतंत्रता सेनानी, आप लोगों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन महान व्यक्तियों के बारे में सुना है। ये भी स्वतंत्रता सेनानी की तरह कार्य किए। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें भाग लिए, है कि नहीं। समाज सेवा, समाज की सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी प्रेमी के रूप अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। हिंदी के प्रति बहुत लगाव था। देखिए, पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली थी, याद रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए मान्यता नहीं मिली थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति थे बहुत महान व्यक्ति थे, क्योंकि जो असहयोग मूवमेंट हो रहा था 1942 में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और असहयोग जो मूवमेंट हुआ था वो 19 यहाँ पे दिया है 1920 में महात्मा गांधी के साथ हुए मूवमेंट में भी शामिल हुआ था। आप लोगों का क्लास 10 में सोशल बुक है, वहाँ पे देखिएगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट है, वो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे राइटर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग मूवमेंट में कूद पड़े थे, काम भी किए थे। तो इन्होंने भी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वहाँ पे, इतना नहीं मालूम, किंतु मुझे इतना जानता हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट्स में भी इन्होंने भाग लिए थे। और इन्हें लगभग 12 साल की जेल की यात्रा खटनी पड़ी थी। 12 साल तक जेल में रहे थे। ये इतने महान व्यक्ति देश के लिए कार्य कर रहे थे, और बहुत सारे मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठाए थे। तो मैंने पहले ही कहा, उस समय हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ का ज़माना था भाई, है कि नहीं। अंग्रेज ही लोग वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो हिंदी की इतनी मतलब महत्व नहीं दी जाती थी। तो हिंदी को खड़ा करने में, हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी भाषाओं को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम आगे देखेंगे। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, स्मरण,
रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है वे आज की युवा पीढ़ी के लिए अमीघ प्रेरणा की स्रोत है। देखिए इन्होंने बहुत कुछ लिखे हैं। स्मरण, रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या होता है? देखिए रेखाचित्र होता है जो हम कोई घटना को देखा और बिल्कुल उसकी कॉपी करके मैंने उसके ऊपर एक कहानी लिखा, वो रेखाचित्र हो जाता है। संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक तो जानते ही हैं, और नाटक तो जानते ही हैं जिस तरह कृष्ण जो, मान के चलिए जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, मैं इन शब्दों को आप समझ नहीं पाइएगा इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप जानते हैं कि कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएँ किए हैं, तो इस लीलाओं को अभी भी दिखाया जाता है। आप मूवी वगैरह रामायण महाभारत देखते हैं, वो एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है, वो उसका एक नाटक है कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसको दिखाया जाता है। तो इस तरह नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। देखिए उपन्यास आप देखेंगे, गद्यांश उपन्यास, आप लोगों ने रामायण महाभारत की तरह बुक भी देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह उपन्यास भी लिखा जाता है। कहानी तो आपको मालूम ही है, जिस तरह नींव की ईंट अपने आप में ही एक कहानी की तौर पे ही मानिए। बाल साहित्य छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कहानियाँ होती है, उसको बाल साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस तरह की रचनाएं इन्होंने किए थे, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आप नोट कीजिएगा, यहाँ से टिक कीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन लिखते चलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, माहौल हम ऐसे बनाएंगे कि आप बिल्कुल चाहे वो कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि कॉपी नोट यानी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और इधर बुक और पेंसिल लेके अपने पास रहना चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन लिख ले, फटाक से क्वेश्चन लिख ले, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गांव में ही हुआ था। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हो गया, यह 1902 में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक होगा। बचपन में ही माता पिता के, इसके बाद क्वेश्चन और आएगा तो मैं देते चलूँगा। बचपन में माता पिता के देहावसान मतलब मृत्यु हो जाने के कारण आपका लालन पालन ननिहाल में हुआ। देखिए मम्मी पिताजी की जो मृत्यु है बचपन में ही हो जाती है, बहुत कष्ट से जीवन यापन ये करते हैं। इसके बाद इनको पाल पोस के बड़ा करती है इनकी जो नानी होती है, इनकी मम्मी की जो मम्मी होती है, ये उन्हें बड़ा करती है पाल पोस कर। इसके बाद की कहानी देखते हैं। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये बहुत ही आश्चर्य की बात भी है और अपने आप में गर्व की बात भी है कि उन्होंने क्लास 10 की परीक्षा दिए भी नहीं थे। उस समय महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ। आपको मालूम होगा, आप जब सोशल को पढ़ेंगे, हिस्ट्री अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत गौर से पढ़िएगा हिस्ट्री को, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो 1920 में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, इस आंदोलन में वो भी चले गए कि हम भी जाएंगे, हम भी आंदोलन करेंगे, कूद पड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में आपको 1930 ईस्वी से 1942 तक का समय जेल की यात्रा में व्यतीत करना पड़ा था। आप देखेंगे कि उन्होंने जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी उसे कहा जाता है जो निरंतर आंदोलन में भाग लेते रहता है, मतलब एक्टिव रहता है, बहुत ही एक्टिव थे वो। आंदोलन में भाग लेना मतलब मूवमेंट करना। महात्मा गांधी जी जैसे एक्चुअल में जब वो मूवमेंट शुरू हुआ था, अशोक मूवमेंट की बात करूँ मैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो महात्मा गांधी जी ने आवाज़ उठाया, उसे मैं सिर्फ एक ही लेखक की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे लेखक ने और बहुत सारे नौजवान युवा पीढ़ियों ने भी भाग लिया था। वो आपको सोशल में जब पढ़िएगा तो बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी असहयोग आंदोलन में कब भाग लिए थे? क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन लिख ले। राम वृक्ष बेनीपुरी जी असहयोग आंदोलन में कब भाग लिए थे? तो 1920 में वे महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनेगा, जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी कब से कब तक जेल में अपनी जीवन व्यतीत किए थे, मतलब जेल में उनको रहना पड़ा था, कब से कब तक राम वृक्ष बेनीपुरी जी कब से कब तक जेल की यात्रा किए थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। 1930 से 1942 में, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी, तो 1942 तक मतलब लगभग 12 साल तक इन्होंने जेल की यात्रा किए, है कि नहीं।
तो तक जेल में ही यात्रा व्यतीत करनी पड़ी। इसी बीच आप पत्रकारिता एवं साहित्य सर्जनी में भी जुड़े रहे। इसके बाद भी वो जेल में रहते के बावजूद भी इन्होंने पत्रकार की काम को नहीं छोड़ा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन, पहले हिंदी का इतना महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए बहुत सारे सम्मेलन किया गया, संगठन बनाए गए हिंदी को लेकर। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन एक हुआ था, वहाँ पे उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिर्फ यही नहीं थे, बहुत सारे लेखक वहाँ पे आए थे। वो बाद में मैं और चैप्टर है उसके अंदर भी मैं देखा था, तो है वो बतलाते चलूँगा, जो जैसे आएगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात आपने साहित्य साधन के साथ साथ देश और समाज के नवनिर्माण कार्य में भी अपने को जोड़े रखा। देखिए, हमको मालूम है 1947 में देश की आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 में जब देश की आज़ादी मिल गई, इसके बाद भी उन्होंने क्या किए कि हमारा देश बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय साधनों की कमी थी। साधनों की मतलब देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इसके बाद इंडस्ट्री की कमी थी, फैक्ट्री वगैरह था ही नहीं, और उत्पादन तो था ही नहीं, सब लोग मूवमेंट में ही। अब आप मान के चलिए, आपका पूरा परिवार चला गया कोई घूमने के लिए, तो घर का काम कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा था। देश के हर एक लोग, मतलब बहुत सारे लोग भाग लिए थे। तो भाग लेने के कारण जब हमें आज़ादी मिली, उस समय बहुत ही मतलब आर्थिक संकट पैदा हो चुका था। तो लोगों को समाज में तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, खाने की कमी आ गई थी, वस्त्र का कमी आ गया था, बहुत कुछ की कमी हुई थी, झेलना पड़ा था, बहुत कठिनाई से लोग गुजरे थे उस समय। तो अब इसको ठीक करना है, जो हो गया है गलत उसको ठीक करना है। तो यानी नवनिर्माण कार्य इसी को कहा जाता है। नवनिर्माण कार्य मतलब हम उसको पुनर्निर्माण करेंगे, सही तरीक़ों से कमियां को दूर करेंगे। तो इसमें भी इनका योगदान रहा, इन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 1868 में मतलब 1868 में आपका स्वर्गवास हुआ। और क्वेश्चन एक बनता है कि राम ब्रिज बेनीपुरी जी का मृत्यु कब हुई थी, मतलब स्वर्गवास कब हुआ था? तो 1968 में। तो ये भी एक क्वेश्चन बना, तो लिखिएगा। मैं लगभग 4 क्वेश्चन दे चुका, याद भी करना है आपको। बेनीपुरी जी पत्रकारिता जगत से साहित्य साधन के संसार में आए। छोटी उम्र से ही आप पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। मैंने पहले ही कहा कि वो जो थे बहुत कम उम्र से ही सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किए, क्योंकि आंदोलन में ही हमने उसको देख लिया कि उन्होंने जब मैट्रिक पास नहीं किए थे, तभी उन्होंने वो जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने कम उम्र से ही पत्रकारिता मतलब पत्रिकाओं, यानी जो पत्रकार का काम होता है, उसमें भी लिखना प्रारंभ कर दिए थे। आगे चलकर आपने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक्चुअल में ये सब न्यूज़पेपर का नाम होता है, जिस तरह द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, हिंदी जागरण हो गया, है कि नहीं। असम में बहुत सारे पेपर है, तो इंडियन का भी पेपर का मैंने बोला, ये सब पेपर का नाम है, आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर का नाम। तो ये सब पेपर का संपादक का काम किए थे, पत्र का संपादक का काम करना, है कि नहीं। मतलब इसके अंदर भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन पेपरों में जो पेपर निकला था, न्यूज़पेपर निकला था, ये जो अखबार निकलते, इनमें भी ये सक्रिय रूप से भाग लिए थे और ये इसमें कार्य भी किए थे। और खुद का लिखा गया है, ये इनको ये खुद निकाले हैं। कैदी नामक जो वो अखबार निकलता था, युवक, जनता, ये सब, जनता अभी भी चलता है, देखिएगा, जनता अभी भी ये पेपर चलता है। तो वही है, इनका संपादक यही किए थे, मतलब फाउंडर ही पकड़ लीजिए। आपकी साहित्य रचनाओं की संख्या लगभग 100 है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राम ब्रिज बेनीपुरी जी की साहित्य रचनाओं की संख्या कितनी है, क्वेश्चन बनेगा। तो लगभग 100 है, जिनमें से अधिक रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुकी है। एक क्वेश्चन आया हुआ भी था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राम ब्रिज बेनीपुरी जी का जो रचनाएं हैं किसमें प्रकाशित होती थी या किसमें प्रकाशित हो चुकी है, ये क्वेश्चन बनेगा। राम ब्रिज बेनीपुरी जी का जो भी रचनाएं हैं वो बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित होती थी या हो चुकी है। आप क्वेश्चन हो चुकी है दीजिए या होती थी दीजिए, जो भी ये पास्ट टेंस में ही जाना है,
टेंस भी आपको अगर नहीं आता है जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं ग्रामर कराऊंगा। उनकी कृतियों में से गेहूं और गुलाब निबंध और रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब निबंध रेखा चित्र है। वंदे वाणी विनायको ललित गद्य है। पथिकों के देश उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। माटी के मूर्ते रेखा चित्र है। अम्बपाली नाटक है। अम्बपाली नाटक है। तो ये नाटक के नाम है, ये नेट में सर्च करके भी निकल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं आराम से। माटी की मूर्तें, चिता के फूल, इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ा था। और माटी के मूर्तें भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा रेखा चित्र है, कहानियाँ बहुत अच्छी से समझाई जाती है। बिल्कुल ये कैसा है मालूम है, आप अगर सीरियल वगैरह देखते हैं ना, कोई भी सीरियल पार्ट बाई पार्ट, चाहे वो तारक मेहता हो गया, चाहे बहुत सारा होता है, मैं इतना देखता नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग अगर देखते हैं तो बिल्कुल ये भी उसी तरह का रेखा चित्र है, पार्ट बाई पार्ट, एक के बाद एक वो पार्ट आते रहता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक सशक्त गद्यकार है। उनकी भाषा शैली जीवंत, अलंकार युक्त, प्रवाहमयी और ओज गुण से परिपूर्ण है। रेखाचित्र, स्मरण और ललित निबंधों की रचना में आपको विशेष सफलता मिली है। मानव सभ्यता का लेखा जोखा लेन, भारतीय समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांकने के प्रतीकार्थ भरने की विशेषता के कारण बेनीपुरी जी की ललित निबंध बहुत चर्चित रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी था मैं दे चुका। अब हम न्यू की ईट जो चैप्टर है उसकी एक सारांश पढ़ेंगे। आप बिल्कुल ध्यान यहाँ पे रखें, पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए, लेकिन ध्यान यहीं पे होनी चाहिए। टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं, 16 मिनट ही हो रहा है, तो पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आशा करता हूँ। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा कहानी है ना, पूरा कहानी का सारांश मतलब समरी बोला जाता है, बहुत ही छोटे शब्दों में पूरे कहानी को कह देना यहाँ पे राइटर ने दिखाया है। एक्चुअल में देखिए, आप जब कोई मूवी देखते हैं तो मूवी की पहले ट्रेलर दिखाया जाता है कि मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है। आप जब देखते हैं आप पूरा आकर्षण, एट्रैक्टिव हो जाते हैं, जो वाओ इतना सुंदर मूवी है, मुझे देखना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी एक ट्रेलर की तरह है, आप थोड़ा पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। न्यू की ईट बेनीपुरी जी के रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में अन्यतम है। ये देखिए, न्यू की ईट क्या है, निबंध है, ठीक है, निबंध है, कहानी के तौर पे ये निबंध है, निबंध में अन्यतम है। न्यू की ईट एक प्रतीकार्थ है, समाज का अनाम शहीद जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। सुंदर इमारत का आशय है, यहाँ सुंदर समाज। देखिए यहाँ पे ना एक सुंदर इमारत शब्द यहाँ पे आएगा कहानी में। यहाँ पे सुंदर इमारत की कल्पना कभी एक नई सुंदर समाज से करते हैं, और यहाँ पे फिर कंगूरे की ईंट आएगा। कंगूरे की ईंट का प्रतीकार्थ मतलब अर्थ होता है समाज का यश लोभी सेवक। समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई लोभ लालच वाला इंसान भी पाएंगे और कोई सेवा करने वाला सेवाकर्मी भी मिलेगा। जो सेवा करने वाला सेवाकर्मी है वो तो अपना लोभ लालच को त्याग ही दे चुका है, वो कभी लोभ लालच करता ही नहीं है, और समाज की सेवा जितना हो सकता है, भले ही अपना खाने को रहे ना रहे, दूसरे को खाना खिलाने के लिए हमेशा सोचता है। तो ये, और दूसरे की पद उन्नति, दूसरे की उपकार हो, ये हमेशा सोचता है। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो समाज का सुंदर निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी समाज में देखने को मिलेगा आपको, आपके घर के आसपास कई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, सभी एक प्रकार के हैं नहीं, सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं, समाज में रहते तो ठीक ही है, दिखाते तो ठीक ही है, पर वो लोभी रहते हैं, है कि नहीं, और मतलब अपनी स्वार्थ की जीवन जीते हैं। जो प्रसिद्ध, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश, देखिए यहाँ पे भी बोला गया है, स्वार्थ शब्द आया है, स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह है। यहाँ पे कंगूरे की ईंट की कल्पना समाज के यश लोभी सेवक से किया गया है, और कभी कंगूरे की ईंट की कल्पना और कुछ शब्दों से किए हैं। यहाँ पे उन लोगों को दिखलाया गया है जो स्वार्थवश अपना समाज का काम करते हैं। स्वार्थवश, भाई तुम मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं तेरा वो काम कर दूंगा, यानी स्वार्थवश ही आप समाज सेवा कीजिएगा, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे देश के सैनिक होते हैं, जो जवान होते हैं, आप देखते होंगे सैनिक लोग, है कि नहीं, दिन रात अपने घर को त्याग, अपने परिवार को त्याग, मम्मी पिताजी, घर द्वार, परिवार को त्याग कर हमारी शांति के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। वो बॉर्डरों पर रात दिन एक करके ठंडी गर्मी सहते रहते हैं। तो उन सैनिकों को, यानी स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट है।
और जो स्वाधीनता आंदोलन के सैनिक है, अभी के भी सैनिक है, उन्हें कभी क्या कहते हैं, नींव की ईंट है, क्योंकि ये लोग स्वार्थहीन मतलब जिसका स्वार्थ नहीं है, स्वार्थहीन जीवन जी रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें नींव की ईंट कहा जाएगा। जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट निकले। लेकिन स्वतंत्र भारत के शासकगण अंग्रेज शासक थे कि नहीं? अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। शासकगण कौन थे? अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे, वो शासन कर रहे थे। उनको कभी कंगूरे की ईंट से कल्पना करते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया है। कंगूरे की मतलब वो लोग क्या है, मतलब स्वार्थ की जीवन जी रहे थे, वो लोगों में लोभ लालच भरी हुई थी। तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कहानी में। भारतवर्ष के 7 लाख गांव, हजारों शहरों, सैकड़ों कारखानों एवं नव निर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। अब यहाँ पे कभी मैंने पहले ही कहा ना कि जब हमारी देश को आज़ादी मिली, इसके बाद बहुत सारा विपद मतलब घेर के आ गया, बहुत सारा विपद आ चुका था, बहुत कमियां देखी गई थी, खाने पीने की कमी, बहुत कुछ, मतलब लोग जिस तरह भी महामारी आया है ना कोरोना का, उस तरह मतलब आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे थे। बिल्कुल उसी समय कवि की ध्यान यहाँ पे गया और कवि ने एक कहानी की लेख लिखी है इसी के तौर पे, उसी को दिखाते हुए उन्होंने लिखा है कि कहा है कि देखिए कि समाज में ना हमारे जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में 7 लाख गांव, बहुत सारे गांव हैं, हजारों शहरों हैं, सैकड़ों कारखानों में नव निर्माण हेतु। अब हम कारखाना बनाएंगे, भाई पब्लिक की ज़रूरत पड़ेगी। नव निर्माण करना मतलब नया फिर से निर्माण करना। नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की ज़रूरत है। वैसे लोग हमें चाहिए जो बिना लोभ लालच के अपनी देश की सेवा के लिए अपना जीवन दे सके, मतलब वो आए, लोभ लालच ना करे। देखिए अभी हम अगर कोई मान के चलिए, कभी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई समाज में एक सही तरीके से गांव का निर्माण करना है, शहर का निर्माण करना है, तो शहर में कल कारखाना होना पड़ेगा, है कि नहीं? आप जानते हैं कि अस्पताल होनी पड़ेगी, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल होने पड़ेगी। अब स्कूल बनने के लिए क्या एक व्यक्ति का इतना क्षमता थोड़ी है कि अकेले स्कूल बना दे, पूरे समाज को ज़रूरत है भाई, पूरे समाज को आना पड़ेगा, पूरे समाज को यहाँ पे योगदान देना पड़ेगा, सभी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो अब लोग अपना स्वार्थ छोड़कर बोलेंगे हाँ ठीक है भाई ये समाज के लिए होगा तो हम भी खर्च करेंगे, समाज के लिए हम भी आएंगे, हम भी आगे आएंगे, तो ही तो एक नया निर्माण समाज बनेगा ना, सुंदर समाज बनेगा। अगर हर कोई बोलेगा क्यों, मेरा क्या ज़रूरत है भाई मैं पैसे खर्च करूं और वहाँ पे एक कल बनवा दिया जाए जो सब पानी पिएगा, क्या ज़रूरत है मैं वहाँ पे दे दूँ, एक घर बना दिया जाए हर लोग विश्राम करेगा, मेरी ज़रूरत नहीं। वो होता है मतलब लोभ लालच वाला व्यक्ति, उसे कंगूरे की ईंट से कल्पना किया गया है। और यहाँ पे कभी चाहते हैं कि नहीं, कंगूरे की ईंट बनने से हमारी सही समाज, हमारी भारतवर्ष उन्नति की तरफ नहीं जाएगा। हमें उन्नति की तरफ अगर लेके जाना है, भारत को ऊंचे बनाना है, हमारे देश को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नींव की ईंट बनने की ज़रूरत पड़ेगी। नींव की ईंट बनना बहुत ज़रूरी है। परंतु विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों तरफ होड़ा होड़ी मची है। यहाँ पे कभी एक बात और, यहाँ पे मॉडर्न युग की बात है ना, ये आधुनिक में कभी ये सब लिखे हैं, इसलिए अभी समझा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम मॉडर्न में चल रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि होड़ा होड़ी मची है, चारों तरफ लोग आजकल स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, ना ही समाज के लिए, ना ही अपने परिवार के लिए। होड़ा होड़ी मची हुई है, मतलब लोभ लालच से भर गए हैं लोग हमारे समाज में। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है, कोई नींव का ईंट बनना नहीं चाहता है, यानी इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव ही नहीं है। कभी इतना सुंदर बातें यहाँ पे एक पॉइंट के द्वारा समझाते हैं कि हमारी समाज में नव निर्माण करने के लिए संभव तभी होगा जब लोग नींव की ईंट बनेंगे। नींव की ईंट नहीं बनने से, कंगूरे की ईंट अगर आप बन जाते हैं तो हमारे भारतवर्ष का निर्माण संभव ही नहीं है। इसलिए निबंधकार ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वे नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आएँ और भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे, मतलब योगदान दे। यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि नवनिर्माण, नौजवानों को, युवा पीढ़ियों को, जो अभी बड़े हो गए हैं, जो अभी जिनका उम्र 18 से ऊपर हो चुका है, जो युवा पीढ़ी हैं, उन लोगों को आग्रह करते हैं कभी आप लोग आइए, लेकिन नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आइए, ना कि कंगूरे की ईंट बनने की कामना। नींव की ईंट अगर बनने की कामना लेकर आते हैं तो आप चुपचाप अपने को
मतलब खपा दीजिए हमारे समाज में, और हमारे समाज जो होगा एक नव निर्माण समाज बनकर गठित हो जाएगा। सो बाय द वे, आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा। आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, समझ में आती है अच्छी तरह, अगर समझ में आए तो एक थैंक्स ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बात है कि अगर कहीं पे समस्या आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझसे भी गलतियां हो सकती है, तो कहीं गलतियां हुई है तो वो भी मुझे ज़रूर बोलिएगा कि मैं उस गलती को सुधारने की मौका मुझे भी मिलना चाहिए। सो बाय द वे, हो जाता है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। ये हालांकि पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 हम जरूर देना चाहेंगे। पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा। ग्रामर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट में, ज़रूर हमें कमेंट करें। सो बाय बाय, टेक केयर।